नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीटो ऐप पर। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मौजूद हैं समीप राजगुरु, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं स्पोर्ट्स गुरु। थैंक यू। और हमारे साथ है चिराग, जो हमारे इंडिया टीवी क्रिकेट के चिराग हैं, वीटो के चिराग हैं। और जहां पे चिराग है वहां तो कोई टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल टेंशन होनी नहीं चाहिए। और चिराग को थोड़ा सा ऐसे ऐसे सर पे रगड़ दो, जिन निकल आता है क्रिकेट का बाहर। और ये निकल आया क्रिकेट का जिन आज वीटो पे। बिल्कुल, वीटो पे क्रिकेट का दिन भी निकल आया और टीम इंडिया का दिन भी निकल आया। हाँ, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज को हराया और उसके बाद यहां पर उम्मीदें जो हैं वो 100 गुना और बढ़ गई हैं सभी इंडियन क्रिकेट फैंस की कि यहां पर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाली है। वर्ल्ड कप हमारा, ये हम लगातार बात कर रहे हैं। और हालांकि कुछ परेशानियां जरूर आई, कुछ हर्डल्स जरूर आए टीम इंडिया के इस रास्ते में, लेकिन अच्छी चीज ये है कि कोई ना कोई एक खिलाड़ी किसी ना किसी मुकाबले में जरूर उठकर ये कहता है कि आज मैं हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। कलेक्टिवली उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन कोई ना कोई उठ खड़ा जरूर हुआ है और सेमीफाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई है। सबसे पहले तो इस सफर जो रहा है अभी तक, ग्रुप स्टेजेस से लेकर सुपर 8 खत्म हो चुके हैं। क्या लगता है आपको सेमीफाइनल से पहले नर्व्स किस तरीके की रहने वाली? यार सुपर 8 जो था ना जी, उसने बड़ा डराया है, उसने धड़कनें बहुत ऊपर नीचे की हैं। सुपर 8 वाज मतलब वो कहेंगे ना, एक हैप्पी फेज नहीं था हमारे सबके लिए, फैंस के लिए भी और ना ही टीम के लिए। बिल्कुल है ना। आप जिस तरीके से सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करें, सेमीफाइनल में जो चीज होनी चाहिए थी कि धड़कनें ऊपर नीचे हो रही कि सेमीफाइनल में क्या होगा, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, जिस तरीके की चर्चा सेमीफाइनल और फाइनल में होनी चाहिए वो सुपर 8 के लगभग हर मैच में हुई। इनफैक्ट मतलब जिम्बाब्वे मैच में भी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जिम्बाब्वे को ऐसा ना हो कि पलटवार कर दे जिम्बाब्वे, मतलब इस तरीके की बातें हो रही थी। तो सुपर 8 मेरे लिए बहुत ही अनसैटिस्फैक्ट्री, और मैं बहुत कई मौके पर डिसअपॉइंटेड रहा, और आप भी रहे हो, मुझे मालूम है कि हम लोग सुपर 8 को ना एक सबक की तरह, लेसन की तरह अगर लें तो शायद हम सेमीफाइनल जीते और फाइनल जीते। हिस्ट्री रिपीट, हिस्ट्री डिफीट, ये जो बड़ी बड़ी बातें, जो बड़े बड़े प्रोमोज चल रहे हैं, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन इन सबको साकार करने के लिए आपको परफॉर्म करना होगा। और परफॉर्मेंस अब तक आपकी वर्ल्ड चैंपियन टीम वाली तो नहीं आई है। अब आप सेमीफाइनल में पहुंच गए। मैं बहुत खुश था कल, मतलब ऐसा हो रहा था जैसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब हम जीते, मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वर्ल्ड कप जीत गए हम। ऐसा लग रहा था फाइनल जीत गए, लड्डू बांटो, ऐसा लग रहा है जश्न मनाओ। ये फीलिंग आ रही है सुपर 8 के एक मैच जीत के सेमीफाइनल क्वालिफाई करके। तो ऐसा लग रहा है कि सेमीफाइनल पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था टीम इंडिया के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये मेरी सुपर 8 की फीलिंग है चिराग। मतलब मैं खुश नहीं हूं जो सुपर 8 में हुआ है। सुपर 8 से बहुत सारे सबक लेने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हमें, हमारे बाकी एक एक प्लेयर हर मैच में उठ खड़ा हो रहा है और हम जीत जा रहे हैं, इससे बात नहीं बनेगी। आपकी टीम को, खिलाड़ी को नहीं, आपकी टीम को उठ खड़ा होना होगा। एज ए टीम आप खेलोगे तो आप सेमीफाइनल और फाइनल जीतोगे। और वो जो बड़ी बड़े बातें या बड़े बड़े सपने आप देख रहे हो हिस्ट्री रिपीट करने की, तभी वो हो पाएगा। लेकिन कंपैरिजन अगर करें, सुपर 8 में आपने कहा बहुत ज्यादा डर लग रहा था और हर मैच में लग रहा था, लेकिन अब जब सामने सेमीफाइनल में इंग्लैंड की टीम आई है तो वो डर क्या थोड़ा सा यहां पर कम हुआ है? जिस तरीके से इंग्लैंड खेल रहा है, हालांकि सुपर 8 के तीनों मैचेस जीती है, हराना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ बातें, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इंडिया के पक्ष में सीधी सीधी एडवांटेज जो है वो आती हुई नजर आ रही है। लेकिन शुरुआत में आपको क्या लगता है, सुपर 8 ज्यादा मुश्किल या इंग्लैंड का सेमीफाइनल ज्यादा मुश्किल? नहीं, देखिए बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं कि इंग्लैंड जो है थोड़ा सा आसान ओपोनेंट होगा, है ना, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से। और इंडिया में वो खेला नहीं, ज़्यादातर मैचेस श्रीलंका में खेला है, वहाँ पे भी उसने स्ट्रगल किया है। वेस्ट इंडीज़ जैसे बड़े बड़े हिटर्स नहीं है उस टीम के पास। लेकिन इस थ्योरी पर जो मैं सोचता हूँ, जब मैं माथापच्ची करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि भाई इंग्लैंड बहुत टफ टीम है। आपने श्रीलंका को हराया, आपने वहाँ पर जाके पाकिस्तान को हराया, आपने वहाँ पर न्यूजीलैंड को हराया, और आपने मतलब कमाल का परफॉर्मेंस किया श्रीलंका की मुश्किल पिचेस पर, जहां पर आपके पास उन कंडीशंस के लिए असला बारूद नहीं था आपके पास, उन कंडीशंस के प्लेयर्स आपके पास नहीं थे। अब आप देखो इंग्लैंड को, अगर ये सोच रहा है ना दोस्त कि इंग्लैंड जो है बड़ा आसान ओपोनेंट होने वाला है, तो मैं कह दूं बहुत मैच्योर्ड, बहुत एक्सपीरियंस टीम है, बहुत ही खतरनाक टीम है इंग्लैंड की टीम। और आईपीएल में बहुत खेलते हैं ये खिलाड़ी, और बिग बैश में भी खेलते हैं। ये इंग्लैंड की टीम क्रिकेट मैच्योर्ड टीम है। बिल्कुल, ये आसान टीम नहीं होने वाली है। मुझे लगता है एक बार को कई बार आप सोचते हो तो लगता है कि शायद वेस्ट इंडीज से आसान होगी, नहीं, ये मुझे लग रहा है कि बहुत टफ ओपोनेंट्स हैं। और इन्होंने बहुत मुश्किल कंडीशंस में श्रीलंका में जो खेला है ना, उन्हें वांखड़े कई बार उनको केक वॉक भी लग सकता है कि भैया यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है। जो इंग्लैंड के बैट्समैनों को चाहिए, गेंद जो है उछले, गेंद पिच पे उछालो, बैट पे गेंद आए,
ये वाली चीज जब इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मिलेगी, ये उनको मजा आएगा, और उनके तेज गेंदबाजों को और स्पिनर्स को मुंबई की पिच भी उनको ज्यादा रास आ सकती है कि ज्यादा स्पिन भी नहीं कर रही, तेज गेंदबाजों को भी थोड़ी मदद है, स्पिनर्स को भी थोड़ी मदद है। तो फर्स्ट थॉट, नहीं, इंग्लैंड बहुत टफ ओपोनेंट होने वाला है। मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के बाद सबसे टफ ओपोनेंट इंग्लैंड ही था जो टीम इंडिया को मिला है। मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड को आपने बायलैटरल में हरा रखा था, न्यूजीलैंड को जैसा हमने श्रीलंका में भी देखा, न्यूजीलैंड थोड़ी सी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया के लिए ज्यादा अच्छा ओपोनेंट होता कि न्यूजीलैंड हो जाता। लेकिन इंग्लैंड टफ ओपोनेंट है दोस्त, आपको इंग्लैंड को हराने के लिए बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, और वेस्ट इंडीज से कहीं ज्यादा मैच्योर्ड और बैलेंस टीम है ये। एग्जैक्टली और यहां पर अगर इंग्लैंड की बात करें तो आपने कहा वो इजी रहेगा, वेन्यू वाली जो चीज है, तो इंग्लैंड ने अभी तक कुल 7 मुकाबले इस वर्ल्ड कप में खेले हैं, 4 इंडिया में खेले हैं, 3 श्रीलंका में खेले हैं। सुपर 8 के तीनों उन्होंने श्रीलंका में खेले हैं, लेकिन उन 4 में से भी 2 मैचेस जो हैं वो मुंबई में ही खेले हैं इंग्लैंड की टीम ने। तो सबसे पहला मैच था नेपाल के खिलाफ, ऑलमोस्ट हार गई थी इंग्लैंड की टीम, 4 रनों से जीती थी नेपाल से सिर्फ। करेक्ट। और जो दूसरा मैच था वो वेस्ट इंडीज से हारी गई थी इसी मैदान पे। तो मुंबई उतना ज्यादा रास भी नहीं आया इंग्लैंड को अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें, लेकिन एक ये चीज भी है कि शुरुआत में उस तरीके की उस तरीके का मोमेंटम पकड़ा भी नहीं था इंग्लैंड की टीम ने, वो एक कलेक्टिवली एज अ ग्रुप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन और कई सारी चीजें हैं, फिल सॉल्ट क्या उस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, श्रीलंका में तो बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए थे एक तरीके से। जॉस बटलर होना ही था, फिल सॉल्ट बैट पे नहीं आएगी तो जॉस बटलर भी नहीं चल सकते थे श्रीलंका में, उनके लिए मतलब बुरा दौर, और बुरा क्या हो सकता है कि श्रीलंका ले जाओ जॉस बटलर को खेलने के लिए और फिल सॉल्ट को भी। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक डेंट तो पड़ा होगा ना कि हमारी ओपनिंग पेयर भी नहीं चल रहा है, मिडिल ऑर्डर में वो जैकब बैथल हो या टॉम बेंटन हो, उनका बल्ला भी उस तरीके से नहीं चल रहा है। हैरी ब्रूक भले ही शतक लगाया था लेकिन स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेलते हैं। कई सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इंडिया के फेवर में जा रही हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे तो बहुत आसान लग रहा है इंग्लैंड, सुपर 8 से मुझे सेमीफाइनल ज्यादा आसान लग रहा है। हाँ, लेकिन वन ऑफ मैच है और नॉकआउट है, तो मुझे इसलिए आसान नहीं लग रहा है। और आपने जो बातें की उनके बैट्समैन जॉस बटलर, फिल सॉल्ट डेफिनेटली प्रॉब्लम एरिया, लेकिन फिल सॉल्ट नहीं, जॉस बटलर उनका प्रॉब्लम एरिया जरूर है इंग्लैंड का, उसका फायदा हमें मिल सकता है। लेकिन जॉस बटलर इंडिया के खिलाफ, इंडिया जो है ना, एक चीज के लिए बदनाम है कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयरों को फॉर्म में लाने के लिए बड़ा मशहूर है, तो ये चीज हम ना कर दें, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर मिडिल ऑर्डर में उनके बैट नहीं चल रहे हैं, बॉम्बे में भी नहीं चलेंगे, 7-8 मैचेस खेलने के बाद भी उनके मैचेस में ये बैट नहीं चलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। और मुंबई में हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म भी करें। जो दूसरी चीज आप कह रहे हो ना कि उनके बैटिंग में उनपे वो जो है ना, ज्यादातर समय आप हैरी ब्रूक या सैम करन उनको निकाल कर ले जा रहे हैं, या विल जैक्स उनको निकाल रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपकी बॉलिंग भी बहुत कमजोर हुई है जी। आपकी बॉलिंग अगर आप देखोगे, आपकी स्पिन अटैक भी कमजोर दिख रही है, आपके पेस अटैक में सिर्फ जसप्रीत बुमराह लीड कर रहे हैं और बाकी सारे जो है अच्छा साथ भी नहीं दे पा रहे हैं। आप बात कर लो हार्दिक पांड्या की, आप शिवम दुबे को आपने यूज नहीं किया, आप बात कर लो अर्शदीप सिंह की, हर कोई जो है पिट रहा है इस समय। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि आपकी बॉलिंग भी कमजोर है चिराग। आप भले ही आपको आसान लग रही, हो सकता है वेस्ट इंडीज से बैट्समैन आसान हो, वैसे इतने कड़ाके वाले शॉट्स ना मारते हो, लेकिन आपकी बॉलिंग भी तो कमजोर है। तो ओवरऑल दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, आमने सामने रखोगे, तो इंग्लैंड ऐसा नहीं है कि आपको मतलब यहां पे सरेंडर कर देगी। मुझे लग रहा है कि बहुत टफ ओपोनेंट होंगे, क्योंकि आप अगर अपने बॉलिंग के परफॉर्मेंस को रेज नहीं कर पाए, जो आपको बैटिंग में उनके लाकुनास दिख रहे हैं जी, जो कमजोरियां दिख रही है, वो सडनली वो कमजोरियां आपको इंडिया के अगेंस्ट 5 मार्च को वानखेड़े में गायब नजर आए। सडनली जॉस बटलर जो है पटाखे मारने मालूम चला और फिल सॉल्ट ने ऐसा स्टार्ट दे दिया कि आपकी होश फाकते हो गए। और आखिरी चीज, इससे पहले कि दूसरे मुद्दे की तरफ जाएं, आपके पास बहुत सारा रिसर्च भी है जी, आपकी टीम के पास टेम्परामेंट नहीं है। आपके लड़के बच्चे हैं, मतलब सेमीफाइनल में क्या वो टेम्परामेंट ला पाएंगे? खासकर अभिषेक शर्मा की बात करो यार, 11 गेंदों में 10 रन बना रहा है वो, और दूसरा बंदा 6 गेंदों में 10 रन बना रहा है, ईशान किशन, है ना, 2 कैचेस भी छोड़ रहे हैं, 2 कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं। आपके प्लेयर्स तो यार बच्चे साबित हो रहे हैं। तिलक वर्मा नीचे गया तो अच्छा खेलने लगा, कम से कम वो ठीक दिख रहा है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है बड़े पारी में, लेकिन वो कर देगा। सिर्फ तिलक वर्मा मुझे इंप्रूव करता हुआ देखा है बीच टूर्नामेंट में जी, बैटिंग ऑर्डर में बदलाव से। सूर्य कुमार यादव का क्या हाल है? तो ये एक एरिया जो है ना, आपके भी बड़े ग्रे एरियाज हैं यार, बड़े ग्रे एरियाज हैं, और टेम्परामेंट अगर नहीं होगा तो इन नॉकआउट स्टेजेस में आप नॉकआउट हो जाओगे। बिल्कुल। तो खतरे की घंटी, आजकल बड़े सायरन सुनाई दे रहे हैं ना, खतरे वाले। तो यहाँ पे भी एक सायरन बजा दिया आपने सबके मन पे। लेकिन अच्छा, अगर सायरन मैच से पहले बज जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैच से पहले ये ना हो कि बाहर हो गए उसके बाद सायरन। सायरन, आप बाहर खड़े हैं, बम गिर गया, बम गिरने से पहले सायरन बजे, बंकर में तो घुस जाओगे। एग्जैक्टली। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो T20I फॉर्मेट में
इंडिया और इंग्लैंड के बीच कुल 29 मुकाबले खेले गए हैं। 17 मैचेस टीम इंडिया ने जीते हैं और 12 मुकाबले इंग्लैंड ने जीते हैं। वहीं अगर वर्ल्ड कप की बात करें, T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले खेले गए हैं। 3 भारत ने जीते हैं, 2 इंग्लैंड ने जीते हैं। अब जो 2 इंग्लैंड ने जीते हैं उसमें 2009 आपको याद आएगा, जो 3 रनों से इंग्लैंड ने जीता था, और 2022 का सेमीफाइनल जो 10 विकेट से हराया था इंग्लैंड ने हिंदुस्तान को। लेकिन रिसेंटली 2024 में इंग्लैंड को हमने हराया था सेमीफाइनल मैच में ही। 68 रनों से इंग्लैंड को मात दी थी गयाना में, और वो भी मुकाबला आपको याद होगा कि उसमें सिमिलर प्लेयर्स ही थे। दोनों टीम में कुछ इसी तरीके की बैटिंग लाइनअप थी। फिल सॉल्ट भी थे, जॉस बटलर भी थे, आर्चर भी थे, सैम करन भी थे, विल जैक्स भी थे शायद। तो इंडिया में भी 7-8 प्लेयर्स वही हैं, इंग्लैंड में भी 7-8 प्लेयर्स वही हैं। लेकिन कलेक्टिवली उतना इवॉल्व नहीं किया शायद इंग्लैंड T20 क्रिकेट में जितना भारत ने वर्ल्ड कप के बाद किया। वो चीज एक जरूर फैक्टर रहता है। लेकिन इंग्लैंड के साथ एक और प्रॉब्लम है, सॉरी बीच में नहीं बटन कर रहा हूं, वो ये है कि इंग्लैंड ना बनता है तोड़ देता है खुद ही। भाई हम एशेज की तैयारी कर रहे हैं जी, हमारे 3 प्लेयर रेस्टेड हैं, हम ये नहीं खेल रहे, हम वो नहीं खेल रहे, हम फलाना नहीं कर रहे। तो इंग्लैंड के ना, और फिर आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो कई बार ऐसा होता है कि उनको एक्सपेक्टेशंस होती है शायद 5-10 करोड़ की, मिलते हैं 2 करोड़, तो बोलते हैं मैं जी फैमिली के साथ टाइम बिताना है। तो इंग्लैंड के नखरे बहुत हैं जी। और इंग्लैंड बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रहा है ओवर पास्ट 10-15 ईयर्स जो हम देख रहे हैं। हमेशा आप देखिए टेस्ट टीम, आप इंडिया की टेस्ट टीम खेलने जा रही है, आप टेस्ट सीरीज में 3 प्लेयर को बोल रहे हैं एशेज के लिए बचाया हुआ है, एशेज में जाके 4-1 हार जाते हो। तो इंग्लैंड ना बड़ा अजीब से अपने क्रिकेट को मैनेज कर रहा है। अब उनका 100s आ गया है जी, 100s को लेकर वो बड़े एक्साइटेड हैं, तो वो 100s की तरफ ध्यान जा रहा है। तो T20 आप टीम बनाते हो, आप खुद ही टीम तोड़ देते हो। तो इंग्लैंड के साथ ये भी ना पास्ट में और अभी भी ये लोग बड़े अजीबोगरीब ढंग से मैनेज भी करते हैं चीजों को। बिल्कुल, चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आओ, स्ट्रेट टू द टॉपिक। 6 मैच 80 रन अभिषेक शर्मा के साथ क्या टीम इंडिया को अब कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि ये जो मुद्दा है अब बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। आप भी कह रहे थे, आपने इससे पहले बैक भी किया था कि नहीं यार अभिषेक शर्मा को पूरा रखना ही पड़ेगा, आपको पूरा वर्ल्ड कप खिलाना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक जिम्बाब्वे वाली पारी अगर आप निकाल दो 55 रन की, तो पूरा वर्ल्ड कप डिजास्टर है। तो ये क्या लिमिट आपको लगानी पड़ेगी? क्योंकि अब तो हर मैच ही नॉकआउट है, अब तो हर मैच करो या मरो ही है। यहां पे आप वो ढील नहीं दे सकते कि यार हमारे ओपनिंग में हर टीम को पता है कि अभी भी स्पिनर लगाओ और अभिषेक शर्मा का विकेट निकाल कर ले जाओ। तो उस कमजोर कड़ी को क्या अभी भी वहीं पे ही रखना पड़ेगा, या अब वक्त आ गया है कि आप ईशान और संजू सैमसन से ओपनिंग करा लीजिए, आप रिंकू सिंह को नीचे लोअर ऑर्डर में डाल दीजिए? क्या ये अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बचा है? यार मैंने जो वेस्टइंडीज के खिलाफ अभिषेक शर्मा को देखा, मुझे ना स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया। आपको हो गया है? हाँ, अच्छा। क्योंकि जो कैचेस ड्रॉप किए ना, मैं क्या है कि देखो अब विराट कोहली से भी रन नहीं बने, रोहित शर्मा से भी रन नहीं बने, सचिन तेंदुलकर से भी रन नहीं बने, लंबे लंबे अरसे तक रन नहीं बने। अब वर्ल्ड कप से बाहर हुए हो, 2007 50 ओवर वर्ल्ड कप में सचिन भी कुछ नहीं कर पाए, अब बाहर हो गए हो। आप अगर देखो 2019 वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप में रोहित विराट सभी फ्लॉप हुए हैं और आप बाहर हुए हो। सेमीफाइनल में आप न्यूजीलैंड से आ रहे हो, आप 250 रन चेज नहीं कर पाए हो, है ना। धोनी भी उसमें से एक है, शामिल थे जिन्होंने 50 भी किया, इतना धीमा किया कि आप मैच ही हार गए और 2 दिन खेले हुए मैच आप नहीं जीत पाए। ये हार और जीत होती रहती है। लेकिन जो अभिषेक शर्मा को मैंने वेस्टइंडीज के खिलाफ देखा ना चिराग, तो मुझे ना मतलब स्ट्रेस हो गया। मुझे ऐसा लगा कि ये वाकई में ना इस लेवल के लिए अभी तैयार नहीं है जी। ये अगले वर्ल्ड कप के लिए आपको तैयार मिलेगा। ये अभी ही इज नॉट कुक्ड, पका हुआ नहीं है ये। ईशान किशन भी पका हुआ नहीं है। जिस तरीके से आउट होकर मुस्कुरा के चल रहे हैं ईशान किशन, जिस तरीके से आउट होकर मुस्कुराते हुए गए, वो दिख रहा था कि अरे यार ये क्या गलती कर दी। मतलब मैच्योरिटी के लेवल पे ये लोग अभी बहुत बहुत पीछे हैं, बहुत नीचे हैं, वो उस लेवल पे आए नहीं है। तो पॉइंट इज अभिषेक शर्मा जब उन्होंने 2 कैचेस ड्रॉप किए ना, और खासकर जो पहला कैच ड्रॉप किया है और उसके बाद 11 गेंदों में 10 रन बनाए, आप अकील हुसैन की आखिरी गेंद फेस कर रहे हो, आप सीधे बल्ले से फेस कर लो, आपने 10 बॉलें खेल ली हैं, आपको पता है कि आज जो है आपका दूसरा मुकाबला, पिछले मैच में आप रन बना के आ रहे हो, बहुत क्रूशियल है, 195 आप चेज कर रहे हो, आपको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी ओपनिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, पहले 6 ओवर की कितनी इंपॉर्टेंस है, आपको बाकी चीज़ों की भी अवेयरनेस नहीं, क्योंकि आप खुद इतने तनाव में हो कि मेरे रन नहीं आ रहे, मेरे जी। ये चीज़ विराट के साथ नहीं होती, क्योंकि वो लोग ना पके हुए हैं, उन्हें पता है कि नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, भाई कोशिश कर रहा हूं मैं, नहीं हो रहा है। लेकिन ये डरा हुआ दिखा है मुझे घबराया हुआ दिखा है अभिषेक शर्मा। तो इसलिए अब मैंने अपनी बात को ना, जो मैं सोचता था कि पूरा वर्ल्ड कप खिलाओ, मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा को अब आपको रेस्ट करना पड़ेगा। ड्रॉप नहीं कहूंगा मैं, रेस्ट करो, क्योंकि यार ये ड्रॉप बोलना, ड्रॉप भी बोल दो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ड्रॉप भी होते हैं प्लेयर्स यार, आप ड्रॉप करना है ड्रॉप कर दो, क्योंकि अब अभिषेक से हो नहीं रहा है और वो पूरे टीम को ना वो
डिस्टर्ब कर रहा है, ये चीज़ पूरी टीम को डिस्टर्ब कर रहा है और पूरी दुनिया इस पर बात करेगी और इसका ना दबाव, सेमीफाइनल मान लो अभिषेक के रहते हुए हार गए, ठीक है, मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप हार जाते हैं तो पूरा ठीक रहा, अभिषेक के सर पे फूट जाएगा, उनका करियर दांव पे लग जाएगा। आप इस सेमीफाइनल से पहले अभिषेक को ड्रॉप करो। आप सिंपल जो फंडा, अब आप तो फैंस कितने समझदार हैं, फैंस ने कहा ना कि आप रिंकू को लेकर आओ, अभिषेक को ड्रॉप कर दो, आप ईशान और संजू से ओपन कराओ, 3 नंबर पे आप खिलाओ सूर्या को, तिलक को आपने पीछे करके आपने देखा तिलक रंग में आए, तो तिलक के बैटिंग ऑर्डर को मत छेड़ो, आप हार्दिक पांड्या को प्रमोट करो और उसके बाद आप तिलक को लेके आओ, जैसे भी आप खेलना चाह रहे हो, तिलक को भी मत आप डिस्टर्ब करो। तो मुझे लग रहा है कि अब टाइम आ गया कि अभिषेक को फिक्स किया जाए, क्योंकि अभिषेक प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए, क्योंकि अभिषेक प्रॉब्लम जो है वो मुझे अब सुलझती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो डर वाले शेल में चला गया, वो शेल में नहीं है, डर वाले शेल में चला गया, वो घबरा गया है और घबराए हुए प्लेयर को आप साथ में लेकर नहीं चल सकते, उसे आप इस वक्त पानी पिलाने दो, पानी पिलाने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जब बाहर से मैच देखते हैं ना, वहां से भी आपका टेम्परामेंट बिल्ट होता है। तो बड़े प्लेयर की ईगो हर्ट हो जाती है। संजू सैमसन भी तो बाहर बैठ के वापस आए हैं ना रंग में। संजू को तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, संजू ने बहुत स्ट्रगल किया है, संजू से तो इसकी स्टोरी कंपेयर ही नहीं होती है। तो अब जब ड्रॉप होगा तब समझ में आएगा कि ड्रॉप होना ही भैया हटाया जा सकता है। तो अब वो टाइम आ गया, आपने वर्ल्ड कप के बीच में संजू को लेके आया, आपने एक चेंज किया, दूसरा चेंज भी जो है ना अब डिमांड कर रहा है वक्त। अब आप इसको इग्नोर करोगे तो सेमीफाइनल आपको उल्टा ना पड़ जाए। बट वो लास्ट क्योंकि जो चीज करनी है वो करनी है, चाहे वो उल्टा पड़े या सीधा पड़े, आप हारो चाहे जीतो, अभिषेक को आपने अब चेंज करना ही पड़ेगा। अभिषेक को चेंज करो आप, क्योंकि अदरवाइज आपको ये उल्टा पड़ेगा दाव, क्योंकि आप इतना ज्यादा आप लॉन्ग रोप दे दोगे तो फिर टीम पर असर पड़ेगा, टीम के रिजल्ट्स पर असर पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो हो सकता है अभिषेक शर्मा ड्रॉप हो जाए, लेकिन अगर नहीं होते हैं नहीं, मेरे हिसाब से मेरे लिए तो ड्रॉप करना चाहिए। आपका क्या विचार है इस पर? नहीं, बट मेरे हिसाब से सर अभी तो मुश्किल। एक और मौका, एक और मौका नहीं, बीसीसीआई की तरफ से मत सोचो, वो तो मैं भी समझ रहा हूँ कि अपनी टीम तरफ से भी कह रहा हूँ, अपनी तरफ से आप कह रहे हो कि एक और मौका दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि वो अभी मतलब ऐसा क्यों? मुझे एक पारी आई थी 55 की पिछले मैच में ही, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ ही आई थी। तो आप कन्विंस हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर वो पारी आ गई तो वो अब सेमीफाइनल खेलने के लिए? वो जो आपने कहा ना वो शॉट खेला 6 पारियों में 80, 7 पारियों में, 6 पारियों में 80, 6 पारियों में 80, 7वां वो एक मैच खेले नहीं थे, नमीबिया वाला मेरे ख्याल से था ना। तो आप कन्विंस हैं 6 पारियों में 80 रन के बाद भी आप उनको सेमीफाइनल खिलाएंगे? ऑब्वियसली नहीं, और वो भी आप सुपर 8 में जब आप देख रहे हो कि डरा सहमा हुआ एक बच्चा लग रहा है वो, और वो खेल नहीं पा रहा है, उसके बाद भी आप। बट आपकी और सारी कई प्रॉब्लम्स है ना सर। आपने अभी तो शफल किया था बैटिंग ऑर्डर पूरा, अभी यहाँ पर आपके लिए चीजें कलेक्टिवली तो सही होनी शुरू हुई थी ना, कि आपने संजू को ओपन कराया, ठीक है संजू ओपन में ही रहेंगे, बट तिलक बाद में आ रहे थे, सूर्या उसके बाद नंबर 4 पे खेलते हुए नजर आ रहे थे, तो वो सारी चीजें आपको एक बार फिर से चेंज करनी पड़ेंगी। आप रिंकू को उठा के नहीं खिला सकते हो ना ऊपर, रिंकू को अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो आपको रिंकू सिंह को तो फिनिशिंग रोल ही देना पड़ेगा, तो वो सारा बैटिंग ऑर्डर आपको एक बार फिर से शफल करना पड़ेगा। जो चीज जिम्बाब्वे वाले मैच से बदली थी, जो चीज हमारे पक्ष में आई थी, तो आपको उसको भी चेंज करना पड़ेगा अभिषेक शर्मा के लिए। और ये वाली जो पारी थी अकील हुसैन की, वो गेंद मैं बिल्कुल मानता हूं कि उनको नहीं हवा में खेलना चाहिए था, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने चौका भी लगाया था कवर्स के ऊपर से, तो ठीक नजर आ रहे थे, सीधे बैट से डिफेंस भी कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो आ सकते हैं वापस, अभी थोड़ा सा और समझदारी से भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वाला जो डिसमिसल है लास्ट वाला, इसको मैं उतना ज्यादा खराब नहीं मान रहा हूं जितने मैं उन डक्स को खराब मान रहा था। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूं कि एक मौका और आप देकर देख सकते हो इंग्लैंड के खिलाफ, वो रंग में आ सकते हैं। राइट, पॉइंट तो ये चीज है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, ये 3 हो सकते हैं टॉप 3 में। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल आपको यहां पर वाइस कैप्टन भी नजर आएंगे, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। तो कोई चेंज के बिना यहां पर टीम इंडिया को उतरना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि विनिंग टीम है आपकी, पिछले दोनों मैचेस आप जीते हो, तो क्या इसमें और कोई बदलाव आप देख रहे हो इस टीम में? नहीं, अगर देखो मैं अभिषेक पे उंगली रख रहा हूं, लेकिन अगर वैसे देखो तो कोई बदलाव मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर आप मुझे पूछो ना टीम मैनेजमेंट की तरफ से, तो टीम मैनेजमेंट की तरफ से मुझे भी लगता है, और शुरुआत से मैं भी इस चीज को बोल रहा हूं कि अभिषेक को मत ड्रॉप करो। आप अभिषेक को इस पूरा वर्ल्ड कप खेलने दो, फ्लॉप होने दो, कोई बात नहीं, वो पकेगा, है ना, ये भी बात है। लेकिन आज मैं सेमीफाइनल से पहले अभिषेक पे उंगली रख रहा हूं क्योंकि मुझे वो डरा हुआ लग रहा है, उसका टेम्परामेंट मुझे बहुत ऑफ लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं उसको हटा के बाहर बिठाओ। वो इससे ना बहुत फायदा होता है, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत खेले और हमने देखा कि बाहर बैठ के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपने प्राइम एग्जांपल देख लिया संजू सैमसन, है ना, आपने खुद ही एग्जांपल दिया था। तो आपका पॉइंट जो है वो बहुत एकदम सही पॉइंट है, एकदम लॉजिकल पॉइंट है कि अभिषेक को क्यों नहीं छेड़ना चाहिए इस समय। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप सेम टीम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ बिना छेड़छाड़ किए आप उतरो,
जी। और अभिषेक को भी रहने दो, मैंने भले ही उस पर टच किया, लेकिन मुझे भी मैं आपके पॉइंट से मैं भी सहमत हूं कि अभिषेक को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेट अभिषेक प्ले वन मोर मैच, 2 मैचेस है ना, मैं फाइनल तक जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो मुझे लगता है कि नहीं, आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास छेड़छाड़ करने का ऑप्शन भी नहीं है। आप कुलदीप को लाने की आपको मतलब नहीं बनता है कि आप स्पिन अटैक में अक्षर भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इतनी बुरी वो गेंदबाजी कर नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेज करने की जरूरत है परफॉर्मेंस को। मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन का ब्रेक मिलेगा, होली के बाद फ्रेश होके जो है 4 तारीख को है ना, रंग बरसे, और उसके बाद आके रन बरसे भारतीय बल्लेबाजों से, है ना, ऐसा ना कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों से हमसे रन भी बरसे और विकेट भी हम चटकाएं। तो मुझे लगता है कि वी शुड बी रेडी विद द सेम टीम। हार्दिक पांड्या का रोल क्या देखते हो सर आप इस टीम में? जो चीज के लिए उनको लाया गया था वो चीज अब वो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। भले ही स्वैग है, बहुत सारी चीजें हैं, ऊपर भेजा जाता है शिवम दुबे से। मुझे तो इस चीज से भी दिक्कत है कि शिवम दुबे जब आपके फॉर्म में है और बहुत समझदारी से गेम को चला भी रहे हैं, बड़े शॉट्स भी खेल रहे हैं, और हार्दिक पांड्या क्या वो सिर्फ नाम की वजह से ही शिवम दुबे से ऊपर ही बल्लेबाजी करते रहेंगे? क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है, आप बाहर नहीं कर सकते, लेकिन आप एटलीस्ट वो बैटिंग ऑर्डर में यहां पर एक शफल जरूर कर सकते हो। यार हार्दिक का जो है ना, आप हार्दिक को देखोगे ना तो हार्दिक के नॉक्स हैं हारे हुए कॉजेज में, हैं? हारे हुए कॉजेज में नॉक है। दिल जीत लेते हैं, मैच नहीं जिता पाते। नहीं, अब तो वो दिल भी नहीं जीत रहे हैं। तो बहुत वैलिड पॉइंट ये है कि आप वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में 12 गेंदों में 17 रन, हार्दिक पांड्या से आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस मैच को फिनिश करके आए, और वहां पे वो उल जलूल मकबूल एक शॉट मारते हैं, कैच आउट होकर आ जाते हैं, और बिल्कुल रिग्रेट दिख रहा है, बैट के ऊपर पंच कर रहे हैं, बैट पटक रहे हैं, पांव पटक रहे हैं, सर पटक रहे हैं, लेकिन ये सब नहीं चलता यार, नाटकबाजी नहीं चलती है। और हार्दिक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि बहुत ही टैलेंटेड आपका मतलब सुपरस्टार ऑलराउंडर है, लेकिन वो सुपरस्टार ऑलराउंडर जो है मैच आपको जिता के नहीं दे रहा है। हाँ, एक T20 वर्ल्ड कप 24 में उसने एक विकेट बड़ा अच्छा ले लिया था, डेविड मिलर वाला, वो ठीक है, उसने बॉलिंग से उसने बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू दिलाया था 24 वर्ल्ड कप में। लेकिन ओवरऑल वो एक टीम में ना, टीम का वो एक्स फैक्टर प्लेयर है, लेकिन वो एक्स फैक्टर तो नजर ही नहीं आ रहा दूर दूर तक यार। बिल्कुल। तो हार्दिक पांड्या के जो आपने कहा कि जिस रोल के लिए उनको रखा गया वो उसको निभा रहे नहीं। बॉलिंग में भी 2 ओवर में 40 रन, 4 ओवर में 40 रन, 4 ओवर में 40 रन, बिल्कुल 4 ओवर में 40 रन, 10 ओवर प्रति ओवर खा रहे हैं, विकेट 1। बॉलिंग पेस अगर उनकी जो थी 140-145 में करते थे, आज 125-130 मैक्सिमम उनका। तो ओवरऑल बॉलिंग में पेस में भी कम हो गए, ना स्विंग दिख रही है, ना उनकी डिसेप्टिव वो स्लोअर बाउंसर्स दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हार्दिक पांड्या सिवाय उनके विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट मैं ऐसी बात करता नहीं हूं, उनकी मतलब हेयर डाई के अलावा, हेयर कलर के अलावा उनके परफॉर्मेंस में कुछ अलग दिख ही नहीं रहा है, डाउनफॉल दिख रहा है मुझे। तो हार्दिक पांड्या, मैंने कहा ना कि यहां पर एक प्लेयर को मैं लेकर आऊंगा, शिवम दुबे जी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सामने थका हुआ संजू सैमसन खेल रहा है, पहले ओवर से खेल रहा है बंदा, 97-90 रन बना चुका है। हर प्लेयर आ रहा है उसी पे छोड़ के जा रहा है, तू ही बना दे भाई, तू ही कर दे। मतलब होता है क्या होता है, सरकारी और दफ्तर में एक बात होती है, या किसी भी दफ्तर में एक बात होती है, आप लोगों को पता होगा जो इसको देखेगा, कि जो बंदा काम करता है उसको ज्यादा काम दिया जाता है, जो मक्कार होता है उसको काम मिलता ही नहीं है। मक्कार जो होता है आता है निकल जाता है साइड से, है ना, जिसके पास बेचारे के पास ऑलरेडी 15 फाइल है, उसके पास 15 फाइल और दे देते हैं कि 30 हो गई है। तो बोले भाई मैं तो ऑलरेडी 15 थी, बोलता नहीं ये भी कर देना। तो मैनेजर जो है, जो काम नहीं करता उसको काम नहीं दे रहा है, जो काम करता है उस पर लादे जा रहा है। तो कल संजू सैमसन का भी वो सरकारी दफ्तर वाले बाबू वाला हाल था कि भाई मैं काम कर रहा हूं तो मुझे दिए जा रहे हो, मुझे दिए जा रहे हो। आखिरी में जो हार्दिक पांड्या ने भी बोले, ये जो जिताने वाले वो है फाइल्स, वही तू ही कर लियो भाई, देख लेना ये 2 फाइल्स भी। आखिरी में आके यार वो जो 2 चौके बंदे ने शिवम दुबे ने लगाए, बिल्कुल वो 2 चौके नहीं थे, वो लाइफलाइन थी, ऑक्सीजन था टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल आके बंदे ने ऑक्सीजन दिया, 2 चौके लगाए, और सडनली संजू के कंधे से यार भार हटा कि मुझे ही मार रही है 2 चौके भी। भाई वो थक चुका है, वो उसके हाथ पांव में लैक्टिक एसिड आ गया है, उससे उसके ग्रिप उसका ढीला पड़ चुका है, उससे कभी भी मिस हिट हो सकता है। कोई तो मारो, किसी के पास टेम्परामेंट नहीं है क्या? हार्दिक का टेम्परामेंट पता नहीं कहां उड़ गया है। सबसे बड़ी चीज हार्दिक की स्ट्रेंथ थी टेम्परामेंट, वो टेम्परामेंट 0 हो चुका है। नाटक से टेम्परामेंट थोड़ी आता है, मुंह बना लेने से, यूं कर लेने से, ऐसे कर लेने से। एक्सप्रेशंस आर नॉट टेम्परामेंट, टेम्परामेंट है शिवम दुबे। भोला भाला सा चेहरा लेके आता है, मुस्कुराता सा, 2 चौके लगा दिए उसने। और आप जहां डरे हुए थे, मैच चेंज, 17 से सीधा आप 2 रन पे आ गए, 1 रन पे आ गए, छक्का लगा दिया, मैच जीत गए। यार ये चौका लगा। तो शिवम दुबे एक इकलौता ऐसा वाकई में छुपा रुस्तम है, अनसंग हीरो इस टीम का, कि इस टीम के बाकी प्लेयर्स को ना, बाकी सारे प्लेयर्स को, संजू को छोड़ दो,
उससे ना एक चीज सीखने वाली बात है कि यार टाइट सिचुएशंस में कैसे खेलना है, मुश्किल सिचुएशंस में कैसे नहीं डरना है। शिवम दुबे आपका एक प्राइम एग्जांपल है, ब्रिलियंट बंदा है। और सच में मैंने ना, आप लोग अगर उसको पिक नहीं कर पाए तो मैं उसको जबरदस्ती जो है, मैं सबके नजरों में मैं चाह रहा हूं कि शिवम दुबे चढ़े। भाई वो आपका हीरा है, वो एसेट है। कल स्कोर कार्ड देखोगे तो 2 चौके थे, 8 रन है, लेकिन वो 8 रन 80 रन से कम नहीं थे उस समय। बिल्कुल, आप फंसे हुए थे, बंदा अगले वाला थका हुआ था, विकेट्स आपकी गिरी जा रही थी, कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था, और वहां पर आके उसने उस मैच को भी जिताया। और शिवम दुबे ने ना जाने से कितने मैचेस इंटरनेशनल में और ना जाने कितने आईपीएल में उसने मैच का बिल्कुल रुख जो है अपनी तरफ किया। एग्जैक्टली। तो ऊपर आना चाहिए हार्दिक से, या बैटिंग ऑर्डर में नहीं, वहीं पे ही हार्दिक से ऊपर, हार्दिक डेफिनेटली ऊपर, लेकिन आएगा नहीं, वही वाली बात, आएगा लास्ट में। बीसीसीआई हमारी नहीं सुनती है। बीसीसीआई की बात नहीं, बीसीसीआई के हाथ से निकल चुका है, तो मतलब बीसीसीआई तो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, मतलब गौतम गंभीर, टीम सूर्या, मैनेजमेंट। अब टीम मैनेजमेंट, जैसा आपने कहा कि अब आप मत छेड़छाड़ करो, जो जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। तो शिवम दुबे ने वहां आकर जिताया तो उसे वहीं आकर जिताने दो। एग्जैक्टली, मैं आपके उस पॉइंट से बिल्कुल वो सहमत हूं उससे। चलिए सामने वाली टीम पे भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। सेमीफाइनल में इंग्लैंड की संभावित 11 हो सकती है। फिल सॉल्ट और जॉस बटलर ओपन करेंगे। हैरी ब्रूक अब नंबर 3 पर आ रहे हैं, तो उनके लिए भी चीजें जो हैं वो सेटल होती हुई नजर आई हैं। इसके अलावा जैकब बैटल हैं, टॉम बेंटन है, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद। अब श्रीलंका में जो इंग्लैंड की टीम ने बदलाव किया था कि वो रेहान अहमद को लेकर आए थे, क्या मुंबई वापस आते वो चीज भी एक बार फिर से बदल जाएगी? रेहान अहमद हालांकि बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी की, गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की, लेकिन क्या आप इंग्लैंड की टीम में भी जेमी ओवरटन की वापसी होते हुए देख रहे हो रेहान अहमद की जगह? क्योंकि उनके पास है विल जैक्स का ऑप्शन, लियाम डॉसन का ऑप्शन, आदिल रशीद का ऑप्शन, तो 3-3 स्पिनर्स उनके पास ऑलरेडी हैं। तो क्या रेहान अहमद बाहर और जेमी ओवरटन अंदर? यस, 100% रेहान अहमद, क्योंकि श्रीलंका का मैच था तो वहां पर रेहान अहमद को मौका दिया गया था, और रेहान जब आए थे तो लोग चौके भी थे कि रेहान अहमद कैसे आज। और इंग्लैंड एक्स्ट्रा स्पिनर्स के साथ गया था, मुंबई में जरूरत नहीं पड़ेगी जी। तो जेमी ओवरटन आएंगे, और जेमी ओवरटन मतलब ठीक ठाक है, ऑलराउंडर ही है एक तरह से, मतलब उनको ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब उनको बैटिंग नहीं आती। तो मुझे लग रहा है कि जेमी ओवरटन आएंगे, और बाकी उनकी टीम में कोई बदलाव मुझे दिख नहीं रहा है। ओवरऑल अगर आप इंग्लैंड की बात करोगे, इंग्लैंड आप सडनली इंग्लैंड में जंप मार गए हो, तो इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा कंसर्न वही है कि जॉस बटलर का बैट अगर चल गया तो फिर उनके सामने कोई नहीं लगेगा, क्योंकि वो अभिषेक शर्मा की तरह प्लेयर है। लेकिन आप देखो कि रन जॉस बटलर के भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन जॉस बटलर घबराया हुआ नजर नहीं आ रहा है, डरा हुआ नजर नहीं आ रहा है। देयर इज अ डिफरेंस। आप देखो एक फेलियर जॉस बटलर का भी आप कंपेयर करके देखो, एक तरफ जॉस बटलर भी फेल हो रहे हैं, एक तरफ अभिषेक शर्मा भी फेल हो रहे हैं, लेकिन जॉस बटलर ना कैच ड्रॉप कर रहे हैं, ना स्टंप मिस कर रहे हैं, ना कुछ घबराहट है, रन नहीं आ रहे, मुझसे काम नहीं हो रहा है, तो बैटिंग पे ही फोकस कर रहे हैं, प्रोसेस पे काम कर रहे हैं अपने। लेकिन इधर जो है दूसरा बंदा यंगस्टर है, वो नर्वस हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से सबसे बड़ा खतरा आपके हिसाब से कौन है, गेंदबाजी में या बल्लेबाजी में? क्योंकि जोफ्रा आर्चर भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, आदिल रशीद, लियाम डॉसन वो स्पिन में फंसा सकते हैं, विल जैक्स दोनों ही डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक। कोई अगर आपको 2 नाम लेने हो या 3 नाम लेने हो, सबसे बड़ा खतरा कौन हो सकता है टीम इंडिया की? देखो सबसे बड़ा खतरा अगर आप बात करोगे ना, हैरी ब्रूक ही है सबसे बड़ा खतरा, लेकिन स्पिनर्स फंसाते हैं उसको, लेकिन हमारे स्पिन जो है वो चल नहीं रहे। फिरकी के जो हमारे कलाकार है ना वो चले नहीं, और श्रीलंका में फिरकी गेंदबाजों को बहुत अच्छा खेल कर आए हैं, और मतलब वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री वो खेल के आए, सेंचुरी जो उन्होंने लगाया। लेकिन हैरी ब्रूक मुझे लगता है सबसे बड़ा खतरा है। और जो हाल के दिनों में मैं देख रहा हूं, जोफ्रा आर्चर ने जो T20 को डिकोड किया है, जो टप्पा जोफ्रा आर्चर का गिर रहा है, तो जोफ्रा आर्चर पावर प्ले में बहुत डेंजरस है, और सडनली हुआ है। जोफ्रा आर्चर को अभी तक T20 समझ में नहीं आया था, बड़े बड़े तेज गेंदबाजों को ना T20 समझ में नहीं आया, डेल स्टेन जैसे को वो उड़ाते रहे, नोकिया को, एंड्रिक नोकिया को T20 नहीं समझ में आई उनको। तो ये अच्छे बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स को ना T20 नहीं समझ में आई, जोफ्रा आर्चर उनमें से थे। लेकिन इस बार जोफ्रा आर्चर ऐसा लग रहा है कि वाकई में T20 को ना बैठ के उन्होंने समझाया किसी से कि मास्टर जी समझाओ कहां पे डालनी है गेंद, तो वो समझ के आया है। और एक जो उनका प्लेयर है ना, ये जो विल जैक्स हैं, ये सारे हैं ही हैं, लेकिन इनका लियाम डॉसन जो है ना, ये भी ना एक छुपा रुस्तम है, बहुत एक्सपीरियंस है, 35 साल का है, और कहते हैं ना बड़ा मंझा हुआ खिलाड़ी है लियाम डॉसन भी। ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं, आदिल रशीद, ये सब बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, ये डरते घबराते नहीं है। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास टेम्परामेंट है और इस मौके के लिए वो तैयार हैं, तो इनसे आपको बच के रहना होगा। बाकी फिल सॉल्ट वगैरह को आप जानते ही हैं कि आएंगे धड़धड़ाएंगे, लेकिन ये आदिल रशीद वगैरह क्या है ना, ये आदिल रशीद हो गए, लियाम डॉसन हो गए, ये ऐसे मिडिल ओवर से बीच में गेंद पकड़ेंगे कि सडनली मैच का मुंह मोड़ देंगे अपनी तरफ। आप बोलोगे यार विकेट दे दिया यार, ये क्या कर दिया यार, छक्का मारने क्यों चला गया। आदिल रशीद सडनली आएंगे, रन भी नहीं दिए, 2 विकेट लेके चले गए। लियाम डॉसन सडनली आए, 4 ओवर में मालूम चला 20-25 रन ही दिए,
विकेट भी नहीं लेके गए, आपको लियाम डॉसन दिखा नहीं, लेकिन आपको इतना नुकसान कर गया कि उस नुकसान से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। बिल्कुल, ये कुछ ऐसे प्लेयर इंग्लैंड की टीम में ये एग्जैक्टली मुंबई की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मुंबई के आंकड़े बता दो। यहाँ पर क्या कहते हैं। बताओ कुल मुंबई के आंकड़े T20I के 16 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं। 8 पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, 8 ही बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। पहली पारी का जो औसत स्कोर है वो 177 रन का है, दूसरी पारी में घटकर 154 रन का हो जाता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाईएस्ट टीम टोटल जो इस मैदान पर बना है वो कुछ ही दिन पहले बना। वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 254 रन यहां पर बनाए, जो कि हाईएस्ट स्कोर बन जाता है। लेकिन लोएस्ट टीम टोटल की अगर मैं बात करूं, 2025 में इंग्लैंड की टीम इंडिया के खिलाफ ही 97 ऑल आउट हो गई थी इसी मैदान पर, जब इंडिया ने बनाए थे 247 और इंग्लैंड ने बनाए थे 97। इंग्लैंड थोड़ी सी याद आ जाती है मुझे उस इंग्लैंड मैच की यादें तो बड़ी खतरनाक है यहाँ पर है? मौजूदा वर्ल्ड कप हो चाहे पिछले मैचेस हो इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया को एडवांटेज तो है आंकड़ों के लिहाज से। जी, आंकड़ों के लिहाज से लेकिन तो टॉस बहुत कितना क्रूशियल रहने वाला है, सारी चीजें, क्योंकि आप बहुत करीब से जानते हैं इस मैदान को। हाँ, नहीं करीब से तो आप भी जानते हो, लेकिन टॉस जो है ना, ये आपके जो आंकड़े थे वो बता रहे हैं। चेजिंग करते हुए आप देखो कि एवरेज स्कोर जो है नीचे आ जाता है जी। तो, और मौसम ऐसा है कि मुझे लगता नहीं कि बॉम्बे में बहुत ज़्यादा ड्यू फैक्टर होगा, लेकिन फिर भी टॉस इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैच हमने वानखेड़े में देखा, मुझे लगता है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहिए, गेंदबाजी करना चाहिए। मुझे लगता है गेंदबाजी ही करना चाहिए, गेंदबाजी करना चाहिए, क्योंकि ड्यू फैक्टर तो है ही है थोड़ा बहुत जी। और मुझे लग रहा है कि और आप इतना इम्पैक्ट नहीं रखेगी टॉस जितना ईडन गार्डन्स में रखती है जी। अहमदाबाद और मुंबई में टॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अहमदाबाद में तो बहुत कम, लेकिन मुंबई में उससे थोड़ा सा ज्यादा, कि मुंबई में क्या है कि टॉस कम से कम शाम को ड्यू तो आती है जी। तो मुझे लग रहा है कि टॉस जीतोगे आप पहले गेंदबाजी करोगे। टॉस इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इतना नहीं जितना कि हम देखते हैं जी दूसरी जगहों पर। चाहे आप जब उत्तर पूर्वी राज्यों में खेल रहे हो, है ना, आप भुवनेश्वर में खेल रहे हो, गुवाहाटी में खेल रहे हो, या फिर कलकत्ता में खेल रहे हो, तब टॉस बहुत ज्यादा, क्योंकि शाम को तो आप गेंद पकड़ नहीं पाते। या नॉर्थ में खेल रहे होते इस समय, दिल्ली में खेल रहे होते शाम को, या चंडीगढ़ में, या फिर मोहाली में, या फिर है ना कहीं और आप खेल रहे होते, कानपुर में या लखनऊ में खेल रहे होते, तब आपके लिए टॉस बहुत ज्यादा। वेस्ट इस समय फिर भी ड्राई है, बिल्कुल, तो टॉस का असर तो पड़ेगा। शाम को गेंद फिसलेगी, लेकिन इतनी नहीं जितनी यहां पर फिसल सकती थी। एग्जैक्टली। चलिए, जाते जाते स्पोर्ट्स गुरुजी से विन प्रेडिक्टर जो है इनके पास, उसको थोड़ा घुमा देते हैं, पूछ लेते हैं विन प्रेडिक्टर आपके लिए भी घुमा है। कितने परसेंट चांसेस लग रहे हैं आपको, किसको कितना आप बेसिकली रेशो में बांटेंगे, कौन आगे कौन पीछे? मैं 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया रखूंगा। 60-40 रखूंगा बॉम्बे में। आज आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल। अच्छा, मैं छीन लिया? मैंने देख ली थी, निकल रहा था, मतलब छीन लो पहले। तो 60-40 मेरे हिसाब से भी यही है। और आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग भी जरूर बताइए आपके हिसाब से सेमीफाइनल का नतीजा क्या होने वाला है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी पहला सेमीफाइनल जो है 4 मार्च को, वो वाला मुकाबला भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बिल्कुल। उसमें आपको कौन लग रहा है, कौन सी टीम जीतने उसमें भी साउथ अफ्रीका, मुझे 70-30 70-30 मुझे 80-20 लग रही है साउथ अफ्रीका। बहुत आगे लग रही है साउथ अफ्रीका की टीम। चलिए, आप लोग भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है, और वर्ल्ड कप हमारा है ये भी आप जरूर लिखिएगा। सपोर्ट जरूर करते रहिए टीम इंडिया को भी और वीटो ऐप को भी। वीटो ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कीजिए। एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, न्यूज, आकाश चोपड़ा से बातें सुन सकते हैं, अश्विन से बातें सुन सकते हैं, तो तमाम जानकारियां और एंटरटेनमेंट आपको वीटो ऐप पर मिल जाता है। मिलेंगे क्रिक वीटो के अगले एपिसोड में, इस उम्मीद के साथ कि अब अगले एपिसोड में बात हो फाइनल की। मेरे मुंह की बात चिराग ने छीन ली। ये मैं बोलने जा रहा था कि अगले एपिसोड में जब बात करें तो फाइनल जीतने की बात कर रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात ही छीनी है, तो ये बात जो है सच हो जाए, और हम जब अगली बार मिलें तो टीम इंडिया के हिस्ट्री रिपीट करने की बात कर रहे हो, और डिफेंड करने की, और घर में जीतने वाली T20 वर्ल्ड कप पहली टीम कैसे बन सकती है उस पर चर्चा कर रहे हो। एग्जैक्टली। चलिए, थैंक यू सो मच।